हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो सीरीज हमारी है इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी बॉडी में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, इन सब का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसके बारे में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी की मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। और जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। किसकी बात कर रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। क्या करती है? जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है ये फैसिलिटेट करती है। किस चीज के लिए फैसिलिटेट करती है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस होते हैं उनके मूवमेंट के लिए फैसिलिटेट करती है, दबाव डालती है उनपे। एक क्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन, सेलुलर मेम्ब्रेन मतलब वही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वाया पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो फंक्शन पूरा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का परफॉर्म होगा ये या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो सकता है या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो सकता है। तो हम अब देखेंगे कि किस तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट परफॉर्म हो रहा है, किस तरीके से पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और इसी के साथ एक हम बल्क ट्रांसपोर्ट होता है वो भी इसी के साथ इंक्लूड किया जाता है। बट मोस्टली हम क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट को ही पढ़ते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड भी होता है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बल्क ट्रांसपोर्ट को हम एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस उसको हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। बट जब ट्रांसपोर्ट की बात होती है तो एक्टिव एंड पैसिव को ही मोस्टली पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। अब बात करते हैं हम सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड देन बल्क ट्रांसपोर्ट। जब बात करते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी भी तरीके की एटीपी इसे नहीं रिक्वायर्ड होती है अपना काम करने के लिए। इसमें होता क्या है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, इस पे क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल्स लगे हैं। क्या है? लिपिड। क्या होते हैं? बाइपोलर होते हैं। ये आपको पता है कि लिपिड मॉलिक्यूल्स ये क्या है, ये बाइपोलर है, जिसमें हेड होता है एंड टेल होता है। जो हेड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। वही जब हम लिपिड की टेल की बात करते हैं वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक तो आपको पता होगा, बट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जैसे ये हो गया हेड रीजन, क्या हो गया, हेड, और ये है बाइपोलर टेल। तो जो इसका हेड रीजन होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, तो हाइड्रोफिलिक मतलब, फिलिक मतलब क्या होता है, लव, मतलब इसको वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर से इसको प्यार है। हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग जो होते हैं वो होते हैं हेड। जो हेड रीजन होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक में कंफ्यूजन ये होती है कि हेड हाइड्रोफिलिक है या टेल। तो याद रखिए जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वही जब बात करते हैं हम टेल की तो टेल होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होगा, फोबिया सुना होगा ना, फोबिया मतलब डर। फोबिया सुना है ना आपने, तो फोबिया मतलब होता है डर। तो जो टेल रीजन है इसको वाटर से क्या लगता है, डर लगता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो इस तरीके से याद रखिए जो हेड है उसको पानी से प्यार है, तो वो उसका जो हेड रीजन होगा वो ऑलवेज जो है, जो साइटोप्लाज्म होंगे जो वाटर के कांटेक्ट में हो, ये हमेशा आउटर साइड पे होगा। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये अरेंज होते हैं, ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है, तो ये जो हाइड्रोफिलिक है, जो हाइड्रोफिलिक हेड है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बॉर्डर पे लगेंगे। वही बस जब बात करेंगे टेल की, तो टेल हाइड्रोफोबिक होता है, उसको डर लगता है, तो वो क्या करता है, अपने टेल को अंदर की साइड पे करता है, और इस तरीके से क्या करते हैं, अपने जो ये टेल है इसका ना, ये हाइड्रोफोबिक है, तो वाटर से बचने के लिए क्या करते हैं, बाई लेयर्स बना लेते हैं। बाई लेयर्स में क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक जो इसका टेल है वो कवर हो जाता है, और हाइड्रोफिलिक हेड है जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर के कांटेक्ट में यानी कि वो क्या करता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है। देन तो ये हो गया हेड एंड टेल। तो याद रखिएगा हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है एंड टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, और इसी तरीके से हमारी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। क्लियर? तो ये याद रखिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इस तरीके से हेड एंड टेल रीजन इसके फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये देखिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हेड एंड टेल रीजन हो गया, दोनों बाई लेयर के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, बाई लेयर हो गया ये।
तो अब देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट जब हम देख रहे हैं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो क्या करता होगा, ये स्मॉल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता होगा। क्या करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। और एक काम करता है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के एक क्रॉस काम करता है कि जैसे हाई लिखा है एंड लो, जहां पे लो अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे लो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे हाई मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या करेगा, हाई मॉलिक्यूल जो है वो लो मॉलिक्यूल की तरफ आएंगे। कैसे आएंगे, हाई मॉलिक्यूल लो मॉलिक्यूल की तरफ आएंगे। आपने डिफ्यूजन सुना होगा, जैसे अगर यहाँ पे कोई पॉट है, पॉट के लिए अगर आप गैसेस का ले लीजिए, तो जहां पे जैसे कंसंट्रेशन, जिस साइड पे कंसंट्रेशन कम होगा और एक साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा ना। जहां पे ज्यादा है, अभी यहाँ पे अगर ज्यादा है, गैसेस ज्यादा है, तो यहाँ पे कैसे आएंगी, प्लेस तो मिलेगी नहीं इसको। और इस पॉट में अगर कम है तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर इस पे तो जा सकती है ना। यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के एक क्रॉस काम कर रही है, जैसा चाहिए था वैसे ही काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो कंसंट्रेशन के विरोध काम कर रही है और ये लो से हाई की तरफ आ रही है। तो जो हम बात करते हैं जब पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो ज्यादा से कम की तरफ, जहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ आते हैं, कम मॉलिक्यूल्स जहां पे है उस तरफ से आते हैं, तो उनको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है, क्योंकि जहां पे कम है उनको ऑलरेडी रिक्वायरमेंट थी उसकी, तो वो डिफ्यूज करके चले आते हैं। क्लियर। जैसे भी दो पॉट हैं, इसमें पानी भरे हुए हैं, एक में पानी ज्यादा है एक में पानी कम है, और इसको एक नली के थ्रू ऐसे कनेक्ट करके रखा गया है। क्या करा रखा गया है, कनेक्ट। तो जहां पे लो है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहां से डिफ्यूज होकर यहां पर जाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि कम से ज्यादा की तरफ आएंगे, और तब तक आते रहेंगे जब तक वे इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। जब दोनों पॉट में जो वाटर कंटेंट है वो सेम हो जाएगा, तब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और तब डिफ्यूजन डिफ्यूजन नहीं होगा, यानी कि तब कोई भी मूवमेंट नहीं होगा मॉलिक्यूल्स का। लेकिन जब तक यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, लो है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, तो हाई टू लो जब जाएगा, हाई से लो की तरफ, यहाँ पे हाई है यहाँ पे लो, तो हाई से लो की तरफ जब आएगा तो वहां पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। और जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तो वहां पे एटीपी यानी कि जो एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप याद रखिएगा, नो एटीपी रिक्वायर। अब आगे देखते हैं टर्म्स क्या क्या चीजें इसमें और हैं। तो ये बात करते हैं ये किसके लिए परफॉर्म होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट किस तरह के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराता है। तो याद रखिएगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट किससे होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट से। रीजन भी जान लीजिए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट स्मॉल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसको एनर्जी नहीं चाहिए। जब कोई बड़ा काम करेगा तभी उसको एनर्जी चाहिए होगी ना, तो स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वो इजिली ट्रांसपोर्ट कर देता है। क्लियर। ऑलवेज अलोंग ग्रेडियंट, ऑलवेज क्या करेगा, अलोंग ग्रेडियंट काम करेगा। जो ग्रेडियंट होगा उसके फेवर में काम करेगा कि हाई है तो लो की तरफ ही आएगा, लो से हाई नहीं जाएगा। जब हाई टू लो आ रहा है तो वहां पे हमेशा क्या हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, डाउनफिल मूवमेंट। क्या कहते हैं, डाउनफिल मूवमेंट। आगे देखते हैं, इट नॉट रिक्वायर एनर्जी। हम कह सकते हैं कि इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या फिर कह देते हैं कि एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता है फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट। स्लो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या होता है, एक लाइन जो मैंने लिखी ना, हर तरीके से क्वेश्चन आता है। तो अगर पूछा जाए स्लो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें होता है, पैसिव में होता है या एक्टिव में होता है, तो आप कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट की जब बात करते हैं तो वहां पे जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है हाई टू लो या फिर एक क्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो स्लो होता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी नहीं लग रही है। जैसे उसको जहाँ पे लो कंसंट्रेशन मिलेगा उसकी तरफ वो मूवमेंट करने लगेगा, तो ये मूवमेंट जो होता है वो स्लो होता है। कैरियर प्रोटीन नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पे किसी तरीके का इंटरमीडिएट यानी कि कैरियर प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जब कंसंट्रेशन के हिसाब से वो अपने काम कर लेते हैं, उनको किसी भी तरीके का माध्यम ये नहीं चाहिए होता कि आप मेरा ये काम करवाइए, वो खुद ही अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। तो याद रखिए कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए, कैरियर प्रोटीन नॉट इन्वॉल्व, इट इज पार्शियली नॉन सिलेक्टिव। ये टर्म बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये पार्शियली नॉन सिलेक्टिव होता है, पार्शियली नॉन सिलेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि ये
सिलेक्टिव नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को जाने देगा, कि अलग अलग से ट्रांसपोर्टेड चैनल बनाए होंगे किसी के लिए, नहीं। ये सिलेक्ट पार्शियली नॉन सिलेक्टिव, ये कुछ ज्यादा क्या करता है कि ये जाने देता है मॉलिक्यूल्स को। ये नहीं कहता कि आप नहीं जा सकते, आपको मैं डिफ्यूज नहीं करूंगा, आपको मैं ट्रांसपोर्ट नहीं होने दूंगा। ये पार्शियली नॉन सिलेक्टिव होता है, सिलेक्ट करके मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक क्रॉस नहीं जाने देता है। नॉन सिलेक्टिव इन नेचर होता है, जाने देता है मोस्टली मॉलिक्यूल्स को जो स्मॉल इन साइज होते हैं। होप सो आपको ये चीजें समझ में आई जो भी हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ी। अब आगे देखते हैं, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये टू टाइप से परफॉर्म हो सकता है। एक होता है सिंपल, एक होता है फैसिलिटेट। क्या होता है? फैसिलिटेट। तो सिंपल को नॉन मीडिएटेड भी बोलते हैं, फैसिलिटेट को मीडिएटेड भी बोलते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट तो क्वेश्चन में आएगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि हाँ एटीपी नहीं लग रही है, ये चीजें जो हमने पढ़ी ये सारी किसकी क्वालिटीज है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की है। बट वहीं अगर सिंपल ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड करके पूछ लिया जाए तब आप क्या करोगे? तो सिंपल में जब पूछा जाएगा तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से जब क्वेश्चन आएगा कि ये डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे या फिर ऑस्मोसिस हो रही है, तब भी आप याद रखेंगे कि एटीपी नहीं लग रही है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ किसकी है? पैसिव ट्रांसपोर्ट की। वही जब आयन चैनल एंड कैरियर की बात की जाए, किसकी बात की जाए? कैरियर की। तो जब फैसिलिटेट की बात करेंगे ना हम, तब बात करेंगे कैरियर की। वैसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा हुआ है कि कैरियर प्रोटीन नॉट इन्वॉल्व, कैरियर प्रोटीन जरूरी नहीं होते हैं। बट जब हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड या मीडिएटेड की तो वहां पे कैरियर्स लगते हैं। तो ये रहा हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब बात करेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी रिक्वायर्ड होती है, ए से एक्टिव और याद रखिए ए से एटीपी, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी रिक्वायर्ड होती है। अब रीजन समझते हैं कि क्यों जरूरी होती है। पैसिव में तो नहीं लग रहा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा क्या कर रहा है कि इसको एटीपी चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए। तो ये रही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे हमने पढ़ लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है, हाई टू लो नहीं आते हैं मॉलिक्यूल्स, लो टू हाई जाते हैं। ये क्या करते हैं? विरोध में काम कर रहे हैं, ग्रेडियंट के विरोध में काम कर रहे हैं। और जब आप किसी चीज के अगेंस्ट काम करोगे तो आपको फोर्स ज्यादा करना पड़ेगा। लाइक कोई एग्जाम आप दे रहे हो, उसमें कम बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसमें आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप उसको इजीली पास कर जाओगे। आप उसमें उतनी मेहनत भी नहीं करोगे क्योंकि आपको पता होगा कि सीट्स ज्यादा है, यहाँ पे बच्चे कम अपियर हो रहे हैं, मैं तो पास ही हो जाऊंगा। तो वो हो जाएगा आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट कि आप पे सीट खाली है, आराम से हम निकल जाएंगे। बट जब हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो आज के टाइम पे जैसे एक सीट पे कम से कम 15 बच्चे 16 बच्चे अप्लाई करते हैं, तो आपको ये पता होता है कि यहाँ पे भीड़ ज्यादा है और तब वहां पे आपको क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और स्टूडेंट से। इस चीज से कोरिलेट करोगे तो आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट याद रहेगा। जब एक सीट के लिए 15 लोग अप्लाई करोगे तो 15 लोग के साथ आपकी लड़ाई होगी ना, उनके साथ आपके कंपटीशन होंगे, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। उसी तरीके से जब हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो इसको एनर्जी लगानी पड़ती है क्योंकि ये कम से ज्यादा की तरफ जा रहा होगा। ज्यादा की तरफ मतलब ज्यादा कंपटीशन में ज्यादा लोग के साथ compete कर रहा है, तो यहाँ पे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तब जा करके ज्यादा एनर्जी लगेगी तो ज्यादा काम करेगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? एटीपी एक्सपेंडिचर। क्या होगा? एटीपी एक्सपेंडिचर या फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे एरो देखिए, दोनों फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, एक बार में तो देखने में लगता है कि सेम है, बट यहाँ पे जब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की इमेज पढ़े तो हमने हाई लिखा, लो लिखा, यहाँ पे भी हाई लिखा है एंड लो लिखा है, बट एरो देखो किधर जा रहा है। ये ग्रीन कलर की लाइन का एरो जो है हाई टू लो आ रहा है जब बात करें हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की। वही जब हम बात कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो लो से हाई की तरफ जा रहा है, और जब लो से हाई की तरफ जाएगा तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो आराम से डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, आराम से नहीं जा पाएगा। तो अब बात करेंगे हम आगे कि क्या क्या चीजें इसमें परफॉर्म हो रही हैं। फॉर लार्ज और चार्ज मॉलिक्यूल्स और आयन, तो यहाँ पे हमने देखा स्मॉल मॉलिक्यूल्स किसके थ्रू आ रहे थे? वो आ रहे थे हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट से। बट जब बात करते हैं हम लार्ज मॉलिक्यूल, तो एनर्जी तो वही देनी पड़ेगी ना जब आप ज्यादा काम करोगे, ज्यादा मेहनत वाला काम करोगे, है ना। तो लार्ज मॉलिक्यूल को अगर ट्रांसपोर्ट कराना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस, तब क्या होता है? तो लार्ज मॉलिक्यूल और चार्ज मॉलिक्यूल, जैसे सोडियम पोटेशियम, इन सब ये चार्ज मॉलिक्यूल जिन पे चार्ज या आयंस लगे होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल, चार्ज मॉलिक्यूल्स और आयंस, इनके मूवमेंट के लिए, इनका जो ट्रांसपोर्ट करना होता है, इनके ट्रांसपोर्ट के लिए क्या जरूरी होता है? एटीपी जरूरी होता है। अगेंस्ट ग्रेडियंट काम करते हैं, ये क्या कर रहे हैं? अगेंस्ट ग्रेडियंट काम कर रहे हैं। वही जब हम बात कर रहे थे पैसिव ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट की, तो ये ऑलवेज एलोंग ग्रेडियंट काम कर रहा है। जब ज्यादा से कम की तरफ आ रहा है तो एलोंग ग्रेडियंट है, जिसे हम डाउन फिल कर रहे हैं, कह रहे हैं। और वहीं जब अगेंस्ट ग्रेडियंट काम कर रहा है, जहां पे जो चीज ज्यादा है आप उसे और क्यों दे रहे हो, उसको तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, फिर भी आप दिए जा रहे हो ना, तो अगेंस्ट काम कर रहे हो ना आप। जो एक नेचुरल सिस्टम होता है कि यार ज्यादा से कम की तरफ आना है, ये ऐसे ही तो चलती है ना पूरा थर्मोडायनेमिक्स आपका। तो ये थर्मोडायनेमिक्स से अगर विरोध में काम कर रहा है भाई, तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी। अगेंस्ट ग्रेडियंट काम कर रहा है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, अपफिल मूवमेंट। तो डाउनफिल भी याद रखिए, अपफिल भी याद रखिए। जब डाउनफिल मूवमेंट की बात होगी तब पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, वहीं अपफिल की बात होगी तो एटीपी यूज हुआ है, और वहां अगेंस्ट ग्रेडियंट की बात हो रही है एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। एक लाइन आप याद रखिएगा अच्छे से, रिक्वायर्ड एनर्जी, इसको आप जानते ही हो, फास्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। वही जब हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, स्मॉल मॉलिक्यूल थे बट वो उतने फास्ट मूवमेंट नहीं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो फास्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं। कैरियर प्रोटीन, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इट इज एन एक्सट्रीमली सिलेक्टिव, एक्सट्रीमली सिलेक्टिव तो यार आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से पूछा जाता है यहाँ से। अगर एक्सट्रीमली सिलेक्टिव है कौन सा, या फिर पार्शियली नॉन सिलेक्टिव कौन सा है, तो उम्मीद है कि आज के बाद तो आप क्लियर होगे कि एक्सट्रीमली सिलेक्टिव जो है वो हमारा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है ना, कि जैसे आयन को मूवमेंट कराना है या फिर चार्ज मॉलिक्यूल को मूव कराना है, तो सबको अलग तरीके से मूवमेंट वो करेगा। उसको नॉन गेटेड चैनल्स, गेटेड चैनल्स और बहुत सारी चीजें लगती हैं, तो उस तरीके से अलग अलग तरीके से सिम्पोर्ट, पंप, एंटीपोर्ट अलग अलग तरीके परफॉर्म करते हैं। जिस तरीके का मॉलिक्यूल होगा उस तरीके का वो उसको पास प्रोवाइड करेगा कि आप इस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकते हो। तो वहां यहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीमली सिलेक्टिव, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है, यानी कि बहुत ज्यादा चूजी होता है कि इसको इसी तरीके से हमको ट्रांसपोर्ट कराना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसको इस वे से, सबका अलग अलग रूट डिसाइड करता है। तो वही बोल सकते हैं एक्सट्रीमली सिलेक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जो पार्शियली नॉन सिलेक्टिव वो है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, ये प्राइमरी एक्टिव होता है एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे मूवमेंट जो होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है, ये पंप के थ्रू होता है। पंप कई टाइप्स के हो जाते हैं, जैसे एबीसी ट्रांसपोर्ट, सोडियम ट्रांसपोर्ट, ऐसे अलग अलग पंप होते हैं। इसके लिए क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से पी टाइप हो सकता है, एफ टाइप, वी टाइप, एबीसी टाइप, अलग टाइप के बहुत सारे पंप होते हैं। तो इन सब चीजों को ना हम किसी अलग अलग लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जानिए कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये पंप के थ्रू होता है, जिसमें पी टाइप, एफ टाइप, सी टाइप एंड एबीसी टाइप, सॉरी पी टाइप, एफ टाइप, वी टाइप, एबीसी टाइप के पंप होते हैं, उसके तरीके से मूवमेंट हो रहा होता है। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिव को ट्रांसपोर्ट की। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके से परफॉर्म हो रहा होगा, जिसमें क्या होता है, सिम पोर्ट होता है एंड एंटी पोर्ट होता है। सिम पोर्ट में क्या होता है कि जैसे ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सिम पोर्ट में क्या होगा, एक ही साइड पे मूवमेंट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, क्या कर रहे हैं, एक साइड, ये सिम है, ठीक है। अब वही जब एंटी ट्रांसपोर्ट की एक मॉलिक्यूल जाएगा तो उसके बदले में एक मॉलिक्यूल आएगा। तो इस तरीके से सिम एंड एंटी, सिम ट्रांसपोर्ट एंड एंटी ट्रांसपोर्ट परफॉर्म हो रहा होता है। तो याद रखिएगा, तो सिम ट्रांसपोर्ट एंड एंटी ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं हम जब, तो सिम ट्रांसपोर्ट सोडियम एंड ग्लूकोज पंप इसमें लगे होते हैं, सोडियम ग्लूकोज पंप लगे होते हैं सिम पोर्ट में। एंटी पोर्ट में सोडियम एंड पोटेशियम पंप, इस तरीके से अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। तो वही चीज हमने पढ़ी कि पंप के थ्रू अलग मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा, सिम पोर्ट से अलग, एंटी पोर्ट से अलग। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं सिम पोर्ट, एंटी पोर्ट एंड पंप कितने टाइप्स के होते हैं। बहुत अच्छा खासा टॉपिक है ये हमारा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। अब तक तो हमको, हाँ, जैसे हम लोग को यही रहता था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है पैसिव, इतने तक मिटे, लेकिन बहुत अच्छा खासा एक ब्रॉड टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब बात करते हैं हम थर्ड टाइप, जो है हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट। इसी को बोलते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर मतलब वेसिकल्स बना करके ये ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल को। इसके पहले हमने एक लेक्चर लिया था जिसमें हमने बात करी थी एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस की। तो बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होता है। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मतलब ये है
कि जो मॉलिक्यूल को ये ट्रांसपोर्ट करता है वो वेसिकल के अंदर फिल करके तब उसको ले जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे हो गया एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उसको जब लेके आना है तो एंडोसाइटोसिस करेगा। एक्सोसाइटोसिस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर उस मॉलिक्यूल को जो वेस्ट मटेरियल्स है जिनका यूज नहीं है बॉडी को, उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिमूव कर देते हैं। तो ये एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस बल्क ट्रांसपोर्ट से परफॉर्म होता है और ये भी एक टाइप है किसका, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस में ही हम पढ़ते हैं ना फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, इनगल्फ करते हैं फूड को, एंड पिनोसाइटोसिस में सेल ड्रिंकिंग यानी कि लिक्विड मटेरियल का जो वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, एक पिनोसाइटोसिस के थ्रू उसका फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल हमने क्या पढ़ा, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से किसमें हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है। आगे और भी पॉसिबल हुआ तो इसके बाद लेक्चर रखेंगे हम कि किस तरीके से डिफ्यूजन ऑस्मोसिस हो रहा है, एक एक दिन करके। एक दिन हम पैसिव ट्रांसपोर्ट रख लेंगे, एक दिन हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट रख लेंगे, क्योंकि एक ही दिन में सारा करना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा एंड बल्कि भी हो जाएगा आपके लिए। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।